नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष शो में। आज का इस कार्यक्रम का विषय है 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार ने एक नए कानून को लागू किया है। तो पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त होकर काम करेगी, इससे पब्लिक को न्याय मिले। तो इन सब चीजों में प्रोसीडिंग में काफी फर्क आया है, पनिशमेंट को एनहेंस किया गया है। पहले लोगों को पुलिस को रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि सर प्लीज एफआईआर लीजिए, लेकिन नया कानून के अंतर्गत पुलिस को एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। अभी ई-एफआईआर लॉन्च होने वाला है 1 जुलाई से। मीडिया 9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष शो में जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। आज का सवाल मीडिया 9 का इस कार्यक्रम का विषय है 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार ने एक नए कानून को लागू किया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य संहिता। इसी कानून के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट्स की टीम पूरी आई हुई है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट भरत चौधरी जी। नमस्कार भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। भरत जी मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट कामदेव खांडेकर जी, सीनियर एडवोकेट। कामदेव जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष शो। हाँ नमस्कार। हमारे साथ जुड़े इन दो एडवोकेट्स की टीम से हम आज जानेंगे कि आखिर ये कानून है क्या। पहले जो आईपीसी सीआरपीसी थी उसमें और इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। नए कानून के अंतर्गत जनता को यानी आम आदमी को किस तरह से उसका फायदा होने वाला है। नए कानून में क्या प्रावधान है, नए कानून में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान रखा है, और भी कई सवालों के जवाब हमारे आज के एक्सपर्ट टीम देने वाली है। तो फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले पूछता हूं पहला सवाल एडवोकेट कामदेव जी को। कामदेव जी, भारत सरकार ने इन 3 नए कानूनों को 1 जुलाई से लागू किया है। पहले जो आईपीसी सीआरपीसी थी उसको रद्द करके इन नए कानून को लागू किया है। क्या लगता है आपको यह कानून लागू करने के पीछे सरकार की क्या मंशा होगी, सरकार का क्या उद्देश्य है, थोड़ा बताइए। सरकार का उद्देश्य गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है और बहुत से आउटडेटेड प्रोविजन है वो निकालना है और नया कुछ जिसका जिक्र ही नहीं है आईपीसी में, ऐसे 15 ऑफेंसेस है वो इंक्लूड किए। कई का पनिशमेंट कम था, इनहांस किए, बढ़ाया और कई रद्द भी किया है। और पहले 511 था, अभी 365 के आसपास सेक्शन है। और ये सरकार का मंच है न्याय सुलभ और सीधा और पब्लिक को न्याय मिलना चाहिए। ये दंड संहिता के उसने न्याय संहिता किया, नाम बदला लेकिन काम वही है। लेकिन बहुत सारे प्रावधान चेंज किए, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम, पिटी क्राइम, स्नैचिंग, टेररिस्ट एक्ट, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, सेक्स रिलेटेड मैटर्स, ये ऐसा बहुत से बच्चे के बारे में ये इसका कई का प्रावधान शिफ्ट किया, कई का इसमें इंक्लूड किया, लेकिन अच्छा सरल किया, इससे न्याय मिलने में आसान हो जाएगा। ये सरकार की मंशा है। जी जी। मेरा दूसरा सवाल भरत जी से है। भरत जी बताइए कि क्या लगता है आपको कि नए कानून से, यह सवाल मैं एडवोकेट कामदेव जी को भी पूछूंगा, पहले मैं भरत जी के पास आता हूं। भरत जी बताइए कि क्या लगता है आपको इस नए कानून से क्या आम आदमी को किस तरह से इसका फायदा होगा, आप बताइए थोड़ा सा, क्या लगता है आपको। जी बिल्कुल चेतन जी, जो नया कानून आया है उसके जो जैसे कि भारतीय न्याय संहिता है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में प्रोसीडिंग में काफ़ी फर्क आया है, पनिशमेंट को एनहेंस किया गया है। तो ये पब्लिक को जस्टिस दिलाने का काम करेगा और काफ़ी जो एक्ट्स है, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है जो एक्ट्स है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट्स है, तो काफ़ी ऐसे जो प्राइवेट एक्ट्स जो डिफरेंट थे वो इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता में मर्ज किया गया है। जैसे कि कामदेव जी ने बताया कि बीएनएस में जो सेक्शंस है वो कम किए गए और आईपीसी में सेक्शन ज़्यादा, जैसे आईपीसी में 511 थे और बीएनएस में आज 358 है। तो इसी तरह सेक्शंस को जो कम ज़्यादा हुए हैं, लेकिन पब्लिक को इससे फ़ायदा होगा, जैसे कि लीगल प्रोसीडिंग्स हो गई, लीगल प्रोसीडिंग अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा। उसके चलते चलते अगर हम बात करें, नहीं, उस विषय पे हम आने वाले, उस विषय में आने वाले कि आगे इस डिजिटल का प्लेटफॉर्म का किस प्रकार से आने वाला है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। हम कामदेव जी के पास जाते हैं। कामदेव जी, बताइए कि क्या लगता है कि आम आदमी को क्या कुछ इससे कुछ फर्क पड़ेगा, आम आदमी को कुछ फायदा होगा, और अगर होगा तो किस प्रकार से होगा, कि न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण से देखा जाए? आम आदमी को फायदा तो होगा। पहला पुलिस स्टेशन में देखिए, कोई भी पुलिस स्टेशन जो आसानी से पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती, वो टालाटाल करने की कोशिश करते। और सेकंड थिंग, अभी ये नया कानून आने से उनको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, उनको इमीडिएटली रिपोर्ट देना पड़ेगा। पहला इतना वो टालाटाल कर नहीं सकते। भले पुलिस में इसमें ज्यादा पावर क्रिटिसिज्म है, साथ ही साथ अभी तो आने वाला पुलिस रिफॉर्म कमीशन है, वो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त होकर काम करेगी, इससे पब्लिक को न्याय मिलेगा और न्याय देने में आसान होगा। उसमें कोर्ट का भी नया कुछ प्रोविजन चेंजेस के सीआरपीसी के अंदर बहुत सा कोर्ट के में सुलभ करने की कोशिश की है। बहुत पहला बहुत सा थे, और लोगों का इसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जी जी, उस विषय पर भी हम आने वाले हैं कि पुलिस का फैक्टर, जैसे कि अभी आपने बताया कि पुलिस एफआईआर नहीं लॉन्च करती थी पहले, नए कानून के अंतर्गत पुलिस अभी एफआईआर लॉन्च करनी होगी, यानी काफी जनता को ये बहुत बड़ा फायदा है। मैं तो कहूंगा पहले लोगों को पुलिस को रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि सर प्लीज एफआईआर लीजिए, लेकिन अभी आपने ही कहा कि नया कानून के अंतर्गत पुलिस को एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। आखिर वो कानून क्या है क्या नहीं, वो तो उसमें काफी सारी लॉज और टर्म्स है, बट प्राइमरी चीज ऐसी है कि पुलिस को यहाँ पर एफआईआर दर्ज करना ही होगा। अच्छा, हम चलते हैं अगले सवाल के। जी बोलिए प्लीज। थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो एफआईआर की बात निकाली, एफआईआर अभी ई एफआईआर लॉन्च होने वाला है 1 जुलाई से, और इस 0 एफआईआर में एक व्यक्ति चाहे वो उस जुरिडिक्शन में नहीं रहेगा, अगर दूसरे जगह पर है तो वो वहां भी एफआईआर लॉन्च कर सकता है, एफआईआर वहां पे भी रजिस्टर करवा सकता है। समझिए कि नवी मुंबई का जुरिडिक्शन है, नवी मुंबई में कोई अपघात हुआ है, लेकिन अगर वो अपना उसके पास में वो मुंबई में है या किसी अदर स्टेट में है, तो वो वहां भी अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। जी, इस पर से मेरा एक सवाल है, मैं ये सवाल दोनों को पूछूंगा। पहले मैं भरत सर को ये सवाल पूछना चाहूंगा। भरत जी, मुझे एक बात बताइए कि अभी 1 जुलाई से तो नए कानून आ गए हैं, नए कानून को इम्प्लीमेंट हो गया है, भारत सरकार ने उसको किया है। अगर कोई अपराध, देखिए मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, अगर कोई अपराध 1 जुलाई से पहले होता है, रजिस्टर्ड नहीं है, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कोई भी अपराध 1 जुलाई से पहले हुआ है, लेकिन अगर वो पुलिस स्टेशन 1 जुलाई के बाद जाता है, तो क्या उसको जो अभी जो लॉ है, तो उसको 1 जुलाई के पहले वाला लॉ लगेगा या 1 जुलाई के बाद वाला लॉ लगेगा? इस पर मुझे थोड़ा सा आप दोनों का राय लगेगी। पहले तो मैं भरत जी के पास आऊंगा। भरत जी बताइए। जी, इसमें ऐसा होगा, जैसे हमने बताया कि जो 1 जुलाई से इन्होंने चालू कर दिया एफआईआर लेना, जो भारतीय न्याय संहिता के तहत, और उनके जो सेक्शंस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, और जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो चार्जशीट फाइल होगी, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत होगा।
कामदेव जी आप बताइए, थोड़ा रोशनी डालिए इस विषय पर। अर्लियर चार्जशीट से पहले वाला जो प्रोविजन है उसमें काफी बदल हो गया। चार्जशीट पहले नया प्रोविजन से करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेशन होने इमीडिएट पहला 90 डेज का प्रोविजन था। अभी पुलिस को इसमें ऊपर भी काफी कर्टल टाइम किया है, एज अर्ली एज पॉसिबल। इन्वेस्टिगेशन 90 डेज कभी कभी एक्सटेंड मार देते हैं, फिर पुलिस कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं। लेकिन अभी इसमें नया प्रोविजन जिस दिन से चार्जशीट फाइल होने के बाद वो लागू हो जाएगा, और पुराना तब तक जारी रहेगा ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर। लेकिन जो भी नया आएगा तो नया कानून से ही होगा। अच्छा, नया कानून पार्टली एप्लीकेबल हो, पुराने चौधरी साहब इसके बारे में बता सकते हैं जरा। ओके, तो अभी मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। मुझे कामदेव जी बताइए कि ये जो पर्टिकुलर कानून है, नए कानून जो बनाए हैं, वो पुराने कानून का रिप्लेसमेंट है या फिर उसमें कुछ नए कानून के अमेंडमेंट है? अगर है तो क्या, थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए क्या एग्जैक्टली इसमें है, थोड़ा बताइए। यार रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते, उसके बहुत सारे चेंजेस किए, अमेंडमेंट आए। जैसा देखिए कि पहला मैंने बोला कि 25 मैटर था ही नहीं, वो इंक्लूड किए। 33 दूसरे, और 50 कुछ पिटी मैटर है, 6 ऑफेंसेस है, उसके लिए उन्होंने कम्युनिटी सेवा का एक प्रोविजन किया है। वो प्रोविजन पहले नहीं था, ये इसमें नया ऐड किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है न्याय जल्दी मिले, सुलभ मिले, और पब्लिक को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाएगी, ना कि कॉम्प्लिकेशन। बहुत सा कॉम्प्लिकेशन निकाल दिए। लेकिन इसमें डिपेंड अपॉन वन मोर थिंग, जो भी पुलिस का रवैया तो सब जानते हैं, फिर भी कहूँगा कि जब तक पुलिस रिफॉर्म कमीशन का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक पुलिस अपने पुराने रवैया से कम से करेगी। जब तक उधर से आएगा तब फिर पुलिस विल फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ना वो एक किसी पॉलिटिकल एमएलए एमपी ने फोन किया पुलिस स्टेशन, एफआईआर लॉन्च करते ही नहीं है, कल आओ टाइम में ऐसा करके, वो बाद में नहीं होगा। पहला लॉन्च करो, बाद में देखा जाएगा। जैसा चौधरी साहब किसी भी जुरिडिक्शन से भी स्टेट से कहीं भी आप पेपर है ये लॉन्च कर सकते हैं, उसको ये लॉन्च करने के बाद एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, कोई ना नहीं कौन बोल सकते उसकी। आपकी क्या राय है भरत जी इसके बारे में कि ये पुराना और नए लॉ में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आपको लगता है, या फिर अमेंडमेंट, या फिर किस प्रकार के अमेंड, क्योंकि उन्होंने जो बताया उसके अलावा आप क्या उसमें बताना चाहेंगे, थोड़ा बताइए। जी, जैसे कि मैंने बताया कि जो एफआईआर करने का जो आपने कामदेव जी ने जो बताया कि पुलिस पे पहले जल्दी से एफआईआर लेती नहीं थी, तो अब वो चीज़ पहले जैसी नहीं रहेगी। अभी काफ़ी ट्रांसफरी में, काफ़ी अकाउंटेबिलिटी में काम होने वाला है, और जिसके चलते आम नागरिकों को काफ़ी आसानी हो जाएगी मदद मिलने में। जैसे कि बताया, ई फाइलिंग एक बार हो जाएगी, ई एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर के बाद में जो प्रोसीडिंग चलेगी, जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे, जो एविडेंस होंगे, एविडेंस के अंदर भी अभी क्या किया है, पहले जैसे कि आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इस तरीके के एविडेंस नहीं माना जाता था कोर्ट में, बट अभी उसको भी नए कानून के तहत उसे भी एविडेंस में लागू कर दिया गया है। एंड जो प्रोसीडिंग्स होगी वो रिकॉर्डिंग्स होगा, उसमें रिकॉर्डिंग्स किया जाएगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वो पूरा कैप्चर किया जाएगा, एंड वो अपील में भी वो काम आने वाला है। तो काफ़ी एक्चुअली देखने का जो नया लॉ है वो एक मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से फ्रेम किया गया है, और मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से लोगों को उसको मदद मिलेगी, डिजिटलाइज होगा, इससे लोगों के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। जी, मेरा अगला सवाल पूछने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि एक हमारा जो आज का चर्चा का विषय है, 1 जुलाई से जो भारत सरकार ने नए कानून को लागू किया है, आखिर वो कानून क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो किस प्रकार से लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है, ये इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट्स की टीम जुड़ी है। हमारे साथ भरत चौधरी जी जुड़े हैं, हमारे साथ कामदेव जी खांडेकर जुड़े हैं। दोनों भी मुंबई हाईकोर्ट में बतौर सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं और हमें जानकारी देने के लिए आज मीडिया 9 से जुड़े हैं। मैं चलता हूं हमारे अगले सवाल की तरफ। मेरा सवाल अभी कामदेव जी को है। इस कानून के तहत
मुझे लगता है कि पुलिस को कुछ ज्यादा पावर दी गई है। तो क्या लगता है कि पुलिस को इस पावर की वजह से क्या पुलिस इसका मिसयूज कर सकती है? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पहले अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन में क्या था कि अगर कोई पुलिस स्टेशन एफआईआर लॉन्च नहीं करता है तो एसपी को लिखना पड़ता है, पोस्ट लेटर से भी कर चलता था, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद 156(3) के अंदर प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में लॉन्च कर सकती है, फिर बाद में पुलिस को डायरेक्शन देगा इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन ये प्रोविजन अभी भी है, लेकिन पुलिस को इसके जैसा बोला कि कहीं से भी दूसरे पुलिस स्टेशन से कोई एफआईआर का आता है, ट्रांसफर होकर रेफर होकर उनको करना पड़ता है। पहले ये टालाटाल कर सकते थे, भला बाद में देखूंगा, ये जुरिडिक्शन का सवाल है। तो वो फाइलिंग होने की वजह से पुलिस अभी टालाटाल नहीं कर सकती, पुलिस अकाउंटेबल है। और इसमें ये पहला तो 202 का 203 का भी अगर समन देना है, उसमें पुलिस काफी उसको टालमटोल करती थी, अभी वो नहीं कर सकती। इमीडिएटली उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा कंसर्न पुलिस स्टेशन। तो ये जितने भी लॉजिंग कंप्लेंट अभी इसमें फास्ट भी कोई टाइम अकाउंटेबिलिटी है, टाइम बाउंड प्रोग्राम है। पहला ये टाइम नहीं था, 90 डेज करो, फिर अभी लोग बोलते हैं कि कस्टडी पुलिस को 4 दिन के बाद कस्टडी बेल मिलती है, वो 90 डेज तक वेट कर सकता है। हाँ, वो प्रोविजन थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली न्याय भी आपको फास्ट मिलने वाला है। पहला वो 14 दिन का कस्टडी लो, बाद में बाहर आ जाओ फिर करो, वो नहीं है। वो कभी भी बुला सकते हैं, 90 डेज में सब कुछ उसको करना है। पहले नहीं था, पुलिस के हाथ में पहले बहुत सा टालम टाल करने का, डिले करने का प्रोविजन था, वो इसमें नहीं है अभी। तो ये पुलिस इज मोर अकाउंटेबल नाउ। जी, मेरा अगला सवाल भरत जी से है। भरत जी, एक नॉर्मल एक प्रॉब्लम आता है लोगों को कि क्या इस नए कानून के अंतर्गत आएगा क्या, ये मेरा आपसे सवाल है। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि समझो हम मुंबई में हैं और पूना में कोई घटना घटती है, तो जुडिक्शन चेंज होता है, तो वो बोलते नहीं ये पूना में घटी है तो आपको पूना में ही एफआईआर करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं होगा। या फिर मुंबई के ही अलग अलग पुलिस स्टेशन है, जैसे कि मुंबई 1, मुंबई 2, यानी घाटकोपर, यानी वाशी, यानी अलग अलग जगह पे मुंबई में पुलिस स्टेशन है। तो समझो होता है कि मुंबई में ही एक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत क्राइम होता है, दूसरा पुलिस स्टेशन ये आंसर देता है कि नहीं, ये हमारे जुडिक्शन का पार्ट नहीं है, इसको आप जो जुडिक्शन में हुआ है वहां पे आपको एफआईआर करनी होगी। नए कानून के अंतर्गत क्या ये सेम रहेगा, या इसमें किसी भी जुडिक्शन में घटना घटी कहीं पर भी हम एफआईआर करा सकते हैं? इसमें क्या लगता है आपको? जरा रोशनी डालिए इस सवाल। जी, देखिए इसमें कैसा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने बताया कि ज्यूरिडिक्शन समझो पुणे में कोई अपघात हुआ है, इंसिडेंट पुणे में हुआ है, और जैसे कि मुझे आपके समझो चेतन जी खारघर में है और पुणे में कोई अपघात हुआ है, लेकिन चेतन जी के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन खारघर में है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो EFIR है आपकी, वो आप आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके भी लिखवा सकते हैं, और वो बाद में जब FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी, FIR रजिस्टर्ड होने के बाद में वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए उस पुलिस स्टेशन में रेफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जी हाँ, और सब कुछ वही उसी जुरिडिक्शन से चलेगा, जुरिडिक्शन चेंज नहीं होगा। बट ये काफ़ी ईजी वे हो गया है कि आपको FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में पुलिस आपको डिनाई नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए कि आप FIR हमारे यहाँ पे नहीं लिखा सकते, हमारे यहाँ पे इसकी जुरिडिक्शन नहीं है। इस तरीके से पुलिस आपको जो पहले जो बहाना देती थी इस तरीके का, वो नहीं दे पाएगी। तो अभी उनको अगर आपने कुछ कोई कंप्लेंट कोई लेके जाते हो तो उन्हें FIR लॉन्च करनी पड़ेगी। जी, कामदेव जी बताइए, महिलाओं के लिए इस नए कानून में क्या प्रावधान है? कुछ किस प्रकार से महिलाओं के लिए? महिला और बच्चे के लिए बहुत सा प्रावधान रखे। पहले बच्चों के बहुत से अलग अलग प्रोविजन थे, अभी वो नया प्रोविजन में क्या लिखा है, चैप्टर 5 में सब क्लब कर दिए। जितने भी बच्चों के बारे में ऑफेंसेस था, IPC का नया जो चैप्टर 5 के अंदर सब क्लब किए। उसके अंदर एक ही जगह आपको बच्चे के बारे में मिलेगा, और महिला के बारे में तो भी एक सेक्स के बारे में, या तो बोलते हैं कि कंसेंट से एक क्रिटिसाइज भी है, कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो वो रेप नहीं माना जाएगा। पहला अपने वाइफ के साथ जबरदस्ती का भी माना जाता था, ये प्रोविजन हटाया है। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत सा इसका मिसयूज होता था इसलिए हटाया। और सेकंड थिंग, महिला के लिए अभी जीरो क्या बोला टॉलरेंस है,
इसलिए लेडीज़ के बारे में स्पेशली लॉस कंप्लेंट लॉस करना ही करना, कुछ भी हो। अगर नहीं तो लेडीज़ के लिए बाकी भी प्रोविज़न रखा है। और इसमें कितना एक मिनट, बहुत सा प्रोविज़न लेडीज़ के लिए एक ही जगह क्लब का, जैसा चैप्टर 4 है, 5 है, वैसा चैप्टर 6 वो भी लेडीज़ के बारे में एक ही जगह क्लब करके ये सुविधा के लिए अच्छा बनाया। और एक मुझे आपको बताना है, जी। इंडियन एविडेंस एक्ट में पहला था भारतीय साक्ष्य संहिता, पहला हमें लोग को झूठ बोल सकता है, फैब्रिकेटेड झूठा एविडेंस का, फॉल्स एविडेंस का पनिशमेंट है, लेकिन झूठ बोलने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं, झूठ बोलने कोई ऑफेंस नहीं है। तो ये इसके बारे में अगर ये झूठ बोलने का एक प्रावधान डालेगा, ये ऑफेंस है, तो आधे से कानून जितना हिंदुस्तान के कोर्ट में जितने भी केसेस है, आधे तो कौन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट में इसमें प्रोविजन किया है, लेकिन जब तक जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ, तो इसके लिए वो अमेंडमेंट की जरूरत है। इसका सजेशन में वो सीनियर एडवोकेट ने दिया है कि झूठ बोलना एक अपराध मान के कानून चलता है। बहुत सा केसेस झूठा मुकदमा एफिडेविट फाइल कर दो, झूठा केसेस प्रॉपर्टी का चलता है सालों साल, बट बैठे रहो तो जिंदगी 2 पीढ़ी चलेगी। तो वो अभी इसमें ये नया क्लब किया है, झूठा करने सख्त पनिशमेंट है। पहला फैब्रिकेशन ठीक है, अब ऑफेंस होता था, अभी उसके लिए पनिशमेंट इंप्रूवमेंट 3 से 5 साल तक की है। तो झूठ बोलना पहला ऑफेंस नहीं था, इसमें अभी सरकार का एक अमेंडमेंट आने वाला है कि झूठ बोलना ही गुनाह है, अभी तक नहीं लाया, वो करने वाले इज अंडर प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट अच्छा। में अश्विनी उपाध्याय ने इसके बारे में ऑलरेडी रिट पिटीशन फाइल की है। बहुत अच्छा। आपसे जो जानकारी मिली वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही वैल्यूएबल है, बिकॉज इसमें अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पहले महिलाएं यानी क्लियर कट बोलते थे कि हमारे ऊपर कुछ गलत हुआ है या फिर हमारे ऊपर रेप हुआ है या फिर ऐसे बोल, लेकिन अभी के नए कानून के अंतर्गत उस पर भी रोक यानी उस पर भी कंट्रोल है, लेकिन महिलाओं को उसके लिए संरक्षण भी है। यानी महिलाओं अगर कोई उस लॉ का गलत इस्तेमाल कर रही है तो उस पर रोक है। अगर वो सही में उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए लॉ बहुत ही बढ़िया है। मैं आता हूँ भरत जी के पास, क्या कहना चाहेंगे भरत जी एक्स्ट्रा विषय के ऊपर, बोलिए। जी, जैसे आपने बताया कि महिलाओं के लिए कुछ खास इस नया नियम कुछ खास लेके आता है कि नया कानून जो है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने एफआईआर के बारे में तो डिस्कस कर लिया, लेकिन जो महिला है, जो विक्टिम है, उनके लिए जो उनका रिकॉर्ड होगा कंप्लेनेंट का, वो एक प्राइवेसी रखा जाएगा, आइडेंटिफाई जो होगी उनकी वो प्राइवेसी रखी जाएगी, आइडेंटिफाई को किया जाएगा। जैसे रेप जैसे केसेस के जो विक्टिम उनके आइडेंटिटी को प्राइवेसी में रखा जाएगा। अगर कोई भी वुमेन, जैसे कि कोई वीमेन को विक्टिम को अगर कोई विटनेस देना है और विटनेस के लिए अगर वो कोर्ट में नहीं आ सकती, फिजिकली अपीयर नहीं हो सकती, तो उसके लिए भी सुविधा दी गई है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकती है। जी बहुत बढ़िया। अब इस शो का एक आखिरी, क्योंकि कई सारे सवाल हैं लेकिन समय की पाबंदी है, तो समय को मद्देनजर रखते हुए हम अभी इसका एक आखिरी सवाल हम आप दोनों को पूछूंगा। पहले मैं कामदेव जी को पूछूंगा, दोनों कानून में क्या मेजर डिफरेंस है? दोनों कानून का मेजर डिफरेंस क्या है, बताइए। मेजर डिफरेंस है कि सेक्शन कम कर दिया, क्लबिंग कर दिया, ये लॉ स्टूडेंट वाले के लिए और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए इजी हो गया। और प्रोविजन तो वही है, जो सेक्शन आगे पीछे किया है, कम कर दिया, कोई डिलीटेड अनवांटेड ये कम कर दिया। और अभी जैसा भरत चौधरी साहब ने बोला कि वो लेडीज का इन कैमरा ट्रायल वो पहला नहीं था, उसके लिए कहीं भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इन कैमरा ट्रायल, ये बहुत चीज़ महिला के लिए अच्छी सुविधा है। और इसमें पुराने कानून बहुत ही मतलब न्याय मिलना ऐसा लगता था कि छोड़ दो, लोग और जगह जो न्याय मांगने की जाते थे, लेकिन अभी इसके साथ कोर्ट को भी उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म का भी एक प्रोविजन है, जिस दिन हो जाएगा, अभी एक ऑलरेडी कर दिया है। जैसे कि उन्होंने एमएलए एमपीज के लिए हाई कोर्ट में एक बेंच ही स्पेशली बनाया है, जितने पॉलिटिकल एमएलए एमपी एक ही जगह चलेगा, 1 साल के अंदर रिजल्ट करना है। इसलिए ये अभी गया इलेक्शन में बहुत से लोगों ने टिकट इसलिए नहीं लिया कि भाई हम कन्विक्ट होने वाला है,
पैसा भी जाएगा, आमदार खासदार की भी जाएगी, इसलिए वो टिकट नहीं लिया। तो ये एक नया प्रोविजन इसमें है। तो पहला इसमें बस कुछ भी करो, कितने बार इलेक्शन कुछ होता नहीं था, ये फास्ट ट्रैक में डाल के विदिन 1 ईयर ये उसका डिसीजन देना है, और हर कोर्ट में एक बेंच स्पेशली क्रिएट की है। यानी मैं भरत जी के पास आने से पहले मैं हमारे आम लोगों को यानी जनता को जो ये शो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसा घटना घटी है जिसके बारे में आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो और पुलिस वहां पर एफआईआर लेने के लिए मना कर रही है क्योंकि उन्हें कहीं से प्रेशर आ रहा है, यानी कहीं से कॉल आ रहा है, यानी किसी मिनिस्टर से, किसी एमएलए से, एमपी से, नगर सेवक से, किसी से भी कॉल आ रहा है, उसकी वजह से पुलिस अंडर प्रेशर और एफआईआर नहीं ले रही है। लेकिन नए कानून के अंतर्गत उनको कोई भी प्रेशर हो एफआईआर लेना होगा। मैं बराबर बोल रहा हूँ भरत जी? थोड़ा सा बताइए क्या क्या जी थोड़ा सा रोस्ट करा बिल्कुल। हमने सेक्शंस की बात की, हमने इम्प्लीमेंट की बात की, हमने जो एक्ट को मर्ज हुआ है उसकी बात की। लेकिन मैं कुछ इसी विषय पर कहना चाहूँगा कि जो एफआईआर लॉन्च होती है, कंप्लेनेंट ने अपने एफआईआर लिखवा दी, लिखवाने के बाद में इन्वेस्टिगेशन चालू है। उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हर 15 दिन में पुलिस ऑफिसर को ओरिजिनल कंप्लेंट को बताना होगा कि हर 15 दिन में उसे बताना पड़ेगा कि वो प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन कितना कंप्लीट हुआ है और उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में डेवलपमेंट हुआ है, इसकी रिपोर्ट उसे ओरिजिनल कंप्लेंट को देनी पड़ेगी। और ये भी ऐसा नहीं है कि फोन पे बता दिया या पेपर में लिख के होगी, और इसका पूरा रिकॉर्ड जो स्टोरेज है वो डिजिटलाइज रखा जाएगा। उसके बाद में ये प्रोसीडिंग की बात हमने समझ ली। सेकेंड थिंग, आज जो कोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि कभी फाइल नहीं मिल रही है, ये पेपर गुम गया है, तो वो चीज़ अभी नहीं रहने वाली है। अब आपका जब केस लॉन्च हो गया है तो केस लॉन्च होने के बाद में एक क्लिक किया आपने तो पूरा केस, पूरी चार्जशीट खुल जाएगी, और इस चार्जशीट के डाटाबेस की कॉपी एक कोर्ट के पास रहेगी, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास रहेगी, तो 3 जगह ये कॉपी अवेलेबल रहेगी। एंड सीसी, जैसे कि मैंने पहले बताया, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इस सिस्टम के तहत ई कोर्ट को और अन्य जो कोर्ट प्रोसीडिंग की ऐप से इनको मर्ज किया जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन काम है वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। जो ट्रायल, स्पीडी ट्रायल जो हम बोलते हैं, खाली स्पीडी ट्रायल हमने सुना है कि स्पीडी ट्रायल होगा, बट चेतन जी, आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया 9 के चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आश्वासन ये हकीकत में बदलने वाला है। स्पीडी ट्रायल होगा, और स्पीडी ट्रायल में इसमें इतना भी नियम है कि पूरा एक केस का नतीजा 3 साल में ख़त्म करना है। यानी कि ट्रायल कोर्ट के पास 1 साल चलेगा, हाई कोर्ट में 1 साल चलेगा, एंड सुप्रीम कोर्ट में तीसरा साल चलेगा। 3 साल के अंदर पूरी केस की नतीजा सामने आना है, फाइनल, जो कि हमारे जुडिशरी सिस्टम को इसका बेनिफिट है, जिससे आम जनता को न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा इस कानून के वजह से जो सालों साल केसेस चलते थे अभी वो नहीं चलेंगे। यानी हर केस को इमीडिएट लेवल, फास्ट ट्रैक पे उसको रिजोल्यूशन मिलेगा और उस केस को बंद किया जाएगा। मेरा एक चलते चलते एक सवाल अभी जस्ट आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में है। अभी जो लॉ का जो स्टडी है, BLS या LLB, अभी क्या उसमें भी अमेंडमेंट होगा? क्योंकि अभी के तारीख में उन्हें जो लॉ के जो पैटर्न है, लॉ का जो सिलेबस है, क्या वो चेंज होगा? मेरा सवाल सबसे पहले तो कामदेव जी को है, फिर मैं भरत जी के पास आऊंगा। कामदेव जी बताइए, क्या लगता है आपको, अभी ये लॉ का जो सिलेबस है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि नया IPC जो है उसको रिप्लेसमेंट है और अमेंडमेंट है। डेफिनेटली अमेंडमेंट तो पढ़ाया जाता ही है, लेकिन क्या करता है, क्या और कानून होगा तो यूनिवर्सिटी इमीडिएट इम्प्लीमेंट नहीं करते, मतलब हमने इसके लिए तैयार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बहुत बहाना करते। ये अगले साल से करेंगे, मुझे लगता है पहला जैसा चेंज हुआ था कंपनी एक्ट के अंदर, उसने 2013 में नहीं लिया, 2014 में पढ़ाना चालू किया। वैसा इसके भी अभी यूनिवर्सिटी बोलते हैं हमारे पास
डायरेक्शन नहीं, हमारे कोई प्रोविजन इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन जनरली लॉ स्टूडेंट के लिए तो कभी कभी फिर वो अमेंडमेंट में क्वेश्चन पूछ जाते प्रॉब्लम आता है। अभी लॉ कॉलेज के लोगों को, कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है इम्प्लीमेंट कब करना है। जी भरत जी मुझे बताइए, अब तक की जो मुश्किल कोर्स की होता है। बात करें, अब तक के कॉलेज के कोर्स की बात करें तो कॉलेज में कोर्स आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आगे चल के ये कोर्स बिल्कुल चेंज होगा। मुझे लगता है इसी एकेडमी में जो अपकमिंग एकेडमी है उसमें ये चेंज होगा, या फिर दोनों भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपके मन में आया है चेतन जी। मैं ये बता देता हूँ कि जो हमारे, ऐसा नहीं है कि नया कानून लागू हुआ है तो क्या पुराने केसेस खत्म हो गए। पुराने केसेस आज भी जो कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी एफआईआर जून में रजिस्टर्ड हुई रहेगी, वो इस पुराने कानून के तहत ही चलने वाली है। पुराने आईपीसी जो लागू है उस पे, वो सीआरपीसी एविडेंस एक्ट उसको पुराने ही लगने वाले हैं। तो अब ऐसा हो गया है कि आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और जो नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों आपको याद रखना है और इसको लेकर चलना पड़ेगा कुछ साल तक। तो जब जी मुझे ऐसा लग रहा है अभी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी आप दोनों को, पुराने और नए दोनों कानून का भी अभ्यास अभी आप दोनों के लिए होगा, यानी एक्स्ट्रा होमवर्क आपका अभी बढ़ गया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पहले तो आप आईपीसी, सीआरपीसी में तो आप मास्टर हो, आप एक्सपर्ट्स हो, लेकिन अभी आपको इसका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके लिए भी एक नया होमवर्क भारत सर। जी बोलिए कामदेव जी बोलिए। ये तो पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, जो भी अमेंडमेंट पढ़ना पड़ता है, बताना ही पड़ता है, टीचिंग करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आना, अभी जैसा बोला कि दोनों भी चालू रहेगा, पुरानी है तो पुरानी लॉ से रहेगा, या तो उनको जज को बताना पड़ेगा, एडवोकेट को, भाई ये इसमें कनेक्टेड प्रोविजन ये है, पहले भी ये था अभी की है, तो जो जज अलाउ करेगा तो उसी हिसाब से ही चलेगा। अल्टीमेटली जज के ऊपर डिपेंड है, लेकिन चलेगा दोनों साथ साथ, उसमें कोई शक नहीं। तो ये था हमारा आज का चर्चा। हमारा चर्चा जो था, जो 1 जुलाई से भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य संहिता, इस विषय पर जो नया कानून भारत सरकार ने लागू किया है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे एडवोकेट भरत चौधरी जी। भरत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आकर हमारे इस शो में हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी दी। भरत जी के बारे में बताऊं तो भरत जी मुंबई हाईकोर्ट में बतौर सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट कामदेव जी। कामदेव जी, फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अच्छी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी, इसलिए मैं कामदेव जी को भी धन्यवाद करता हूँ। कामदेव जी बतौर सीनियर एडवोकेट मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और दोनों को मैं एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि समय की पाबंदी है, सवाल बहुत है हमारे दिल में, लेकिन समय की पाबंदी है, इसके लिए हम इस शो को यहाँ रोक रहे हैं, लेकिन हम इसका पार्ट 2 जल्द ही लाने वाले हैं, जिसमें और सवाल। मैं मेरे दर्शकों को विनती करता हूँ, अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस चर्चा के बारे में, तो हमें media9tvnews@gmail.com या फिर info@media9news.com इस मेल आईडी पर हमें मेल भी कर सकते हैं, ताकि हम अगले एपिसोड में उस विषय को लेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, धन्यवाद।